खुले में टॉयलेट करना भारतीयों का नेशनल कल्चर है और इस कल्चर को भारतीय अपने साथ पश्चिमी देशों में भी ले जा रहे हैं। भारत मालदीव जितना सुंदर कभी नहीं हो सकता। मालदीव जैसी सर्विस भारत कभी दे ही नहीं सकता। तुम्हारे यहाँ रूम्स में आने वाली बदबू को टूरिस्ट कैसे बर्दाश्त करेगा? ये कमेंट्स आपको सुनने में तो लग रहे होंगे कि किसी नॉर्मल इंसान के होंगे, लेकिन ये सारे कमेंट्स हैं मालदीव्स के कैबिनेट मिनिस्टर की। जी हाँ, मरियम शिवना माल्शा शरीफ और महजूम माजिद की। और अब आप देख रहे होंगे कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एहसान फरामोश मालदीव्स और बॉयकॉट मालदीव जैसे हैशटैग्स ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे होंगे। क्या है इसके पीछे का कारण? क्या आप अभी भी इनसे अनजान हैं? तो आइए जानते हैं। अगर आपने हिंदी में एक कहावत सुनी हो, उड़ता तीर लेना, तो वो कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए साल के तीसरे ही दिन लक्षद्वीप का दौरा करने गए और वहां से कुछ फोटो शेयर करी और इसे भारत के लोगों को मेंशन करते हुए पोस्ट भी शेयर किया कि ये भी बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आइए और इसे एक्सप्लोर करिए। बस प्रधानमंत्री जी के इतना पोस्ट करते ही मालदीव्स के मिनिस्टर ने इस तरह की पोस्ट करी, जबकि पीएम द्वारा किए गए पोस्ट में कहीं पर भी किसी भी तरह से मालदीव्स का जिक्र किया ही नहीं गया था। लेकिन हमने शुरू में ही कहा था ना, उड़ता तीर लेना। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। जैसा कि आपने देखा, लोग हैशटैग एहसान फरामोश मालदीव्स ट्रेंड करा रहे हैं। क्या है इसके पीछे की खास वजह? ऐसा क्या किया है भारत ने जो मालदीव्स भूल गया है? आइए आपको और खुद मालदीव्स के लोगों को भी ये याद दिला देते हैं। ऑपरेशन कैक्टस। ये मालदीव्स में भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके लिए भारत को दुनिया भर से तारीफें मिली थी। सबसे पहले डालते हैं मालदीव्स के इतिहास पर एक सरसरी नजर। भारत की तरह मालदीव्स पर भी ब्रिटिश सरकार की हुकूमत हुआ करती थी और इसे आजादी मिली थी 1965 में, जब अंग्रेजों ने मालदीव्स को अलविदा कहा। फिर आया साल 1968 जब जनता ने वहां की राजशाही को उखाड़ फेंका और लोकतंत्र की मांग उठाई, और इस तरह जनमत से इब्राहिम नासिर मालदीव्स के पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन वो जनता की उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए और फिर जनता के गुस्से की आग ऐसी भड़की कि उन्हें देश छोड़कर ही भागना पड़ा और वो देश का सारा पैसा लेकर सिंगापुर भाग गए, और ये था साल 1978। इसके बाद देश में फिर से चुनाव की प्रक्रिया दोहराई गई और अब की बार कमान संभाली अब्दुल गयूम ने। 1978 में जब अब्दुल गयूम राष्ट्रपति बने थे तब देश की हालत बहुत ही ज्यादा पस्त थी। चारों तरफ बेरोजगारी से देश का आलम बहुत ही दुखद था। आपको हम यहाँ बता दें कि अब्दुल गयूम ने 30 सालों तक मालदीव्स की कमान संभाली, लेकिन गयूम के लिए ये सफर बहुत ही मुश्किलों भरा रहा। कैसे? आइए जानते हैं। दरअसल अब्दुल गयूम जब राष्ट्रपति बने थे तो हमेशा से ही उनकी सरकार के तख्ता पलट की कोशिश होती रही थी, जिसके पीछे जो चेहरा था वो था इब्राहिम नासिर का। इब्राहिम नासिर मालदीव से सिंगापुर तो भाग गया था, लेकिन वो अभी भी मालदीव्स को अपनी मुट्ठी में करने की फिराक में था, और ऐसी कोशिश उसने साल 1980, 1983 और 1988 में भी करी थी। पहले दोनों बारों में वो सफल नहीं हो सका, इसीलिए अब की बार ऐसी प्लानिंग करी गई कि जब भी देश के राष्ट्रपति देश से बाहर होंगे तभी देश का तख्ता पलट कर दिया जाएगा। जब यही सब प्लानिंग चल रही थी तो इब्राहिम नासिर और उसके साथ ही अब्दुल्ला लतूफी, जो कि उसका दायां हाथ समझा जाता था और वो एक बड़ा बिजनेसमैन भी था, उनको ये जानकारी मिली कि देश के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम 3 नवंबर को भारत के दौरे पर हैं। बस इसी मौके का फायदा उठाकर नासिर और उसके साथी और प्लॉट के नेता महेश्वरन, सिक्का अहमद और इस्माइल मानिक ने अपनी पूरी रणनीति रच डाली। लेकिन उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और किन्हीं कारणों से भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अमेरिकी दौरे की तैयारी के कारण गयूम का भारत दौरा टल गया। लेकिन देश में टूरिस्ट के भेष में घुसे हुए 200 उग्रवादियों ने अपने प्लान को ना टालने का इरादा करके देश में धावा बोल दिया और मौके की नजाकत को देखते हुए मालदीव से पूरी दुनिया में फोन जाने लगे। मालदीव्स ने अपनी सहायता के लिए चीन, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, श्रीलंका, सिंगापुर और भारत को संपर्क किया। पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर ने सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है ऐसा कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ यूएसए और यूके ने डायरेक्ट इंटरफेयर करने से साफ इनकार कर दिया। आखिर में बचा भारत। जैसे ही ये बात भारत को पता लगी, अब बारी थी भारत की फिर से अपने वही जौहर को दिखाने का जो वो साल 1947 में कश्मीर और 1971 में बांग्लादेश को बचाने के लिए दिखा चुका था। अब भारत में सबसे पहला फोन कुलदीप सहदेव के पास बजा। दरअसल कुलदीप सहदेव मालदीव में भारत के इंचार्ज डेस्क पर अपॉइंटेड थे और वो गयूम के भारत दौरे के चलते पहले ही दिल्ली में आ चुके थे। कुलदीप से मदद की गुहार लगाई गई और बताया गया कि कैसे मिलिटेंट्स मालदीव की सड़कों पर तबाही का मंजर मचाए हुए हैं।
फोन आते ही कुलदीप ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को तलब किया और इसके बारे में बताया। अपने सारे दौरे रद्द करते हुए राजीव गांधी ने भारत को तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने को कहा और इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन कैक्टस। अब जो भी करना था जल्दी ही करना था, समय बहुत ही कम था। उस दिन खुशकिस्मती से मालदीव में एम्बेसडर रहे अजीत कुमार बनर्जी भी दिल्ली में ही थे। उनको जल्दी से जल्दी आगरा पहुंचने की हिदायत दी गई और साथ ही साथ आर्मी चीफ, रॉ ऑफिसर्स और बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स के चीफ्स को भी अपडेट देने को कहा गया। AK बनर्जी से ऑपरेशन टीम को काफी मदद मिली थी। दोस्तों, आपको यहाँ एक बात भी बता दें, इन सबके बीच भारत को जो परेशानी का सामना करना पड़ा था वो था मालदीव्स के मैप का उस समय अवेलेबल नहीं होना। लेकिन जैसे तैसे करके सारे अरेंजमेंट्स किए गए और जंग की तैयारी शुरू हो गई। जहां एक तरफ एयर मार्शल सूरी ने एयरफोर्स की जरूरत की बात कही, वहीं दूसरी तरफ जनरल VK सिंह ने राजीव गांधी को भरोसा दिलाया कि इस टास्क के लिए पैरा फोर्सेस इस काम के लिए परफेक्ट रहेंगे। बस इसी के साथ तैयारी शुरू हुई ऑपरेशन कैक्टस की। मालदीव द्वारा मदद मांगे जाने के मात्र 9 घंटों के भीतर ही भारत उनकी सरजमीं पर कदम रख चुकी थी। ब्रिगेडियर फारूक बलसारा के नेतृत्व में पैरा फोर्सेस को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। उन्होंने अपने बटालियन को इस तरह से डिवाइड किया था कि एक बटालियन को लीड की तरह तो एक को बैकअप की तरह इस्तेमाल किया गया था। लेकिन मालदीव के अपडेट के अकॉर्डिंग माले एयरपोर्ट पूरी तरह से मिलिटेंट्स के कब्जे में है, तो अब पैरा फोर्सेस का डायरेक्ट माले में जाना खतरे से खाली नहीं था। चूंकि रात हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने इस समय अपने लिए सबसे सेफ जगह हुलहुले आइलैंड को चुना, क्योंकि ये माले से बहुत पास और सबसे सेफ प्लेस था। हमारे पैराट्रूपर्स लगभग 2000 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके जब हुलहुले आइलैंड पहुंचे तो उनका अंदाजा बिल्कुल सही था, मिलिटेंट्स इस आइलैंड पर नहीं थे। अब उन्होंने अपने फोर्सेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक टीम को एयरपोर्ट को फ्री कराने का जिम्मा दिया, वहीं दूसरी टीम को राष्ट्रपति गयूम को रेस्क्यू करने और सही सलामत सेफ जगह पर पहुंचाने का। लगभग 5 घंटे के बाद रात को 2 बजे हमारे पैरा फोर्सेस उस जगह पहुंचने में कामयाब रहे जहां प्रेसिडेंट गयूम को छिपाया गया था। इसके साथ ही अब्दुल गयूम को भारत भेजने की बात भी कही गई थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अभी मेरे देश और देशवासियों को मेरी ज्यादा जरूरत है, मैं ऐसी हालत में देश नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर उन्हीं के कहे अनुसार उन्हें माले के नेशनल हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा दिया गया, जो कि पहले की तुलना में अब सेफ था। फिर उन्होंने ब्रिगेडियर बलसारा से कहकर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से बात करने की इच्छा जताई और उनको सुबह 4 बजे फोन लगाकर बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। अब जब मिलिटेंट्स को भारत के डायरेक्ट इस युद्ध में उतरने की बात पता चली तो लड़ाई आमने सामने की हुई। कुछ मिलिटेंट्स तो वहीं मारे गए और कुछ को इंडियन पैरा कमांडोज ने बंधक बनाकर मालदीव सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंप दिया, लेकिन कुछ भागने में कामयाब भी रह गए। जैसा कि आपको पता है कि मालदीव के चारों तरफ बस समुद्र है, तो इससे ही उन्होंने जरिया बनाया एक टूरिस्ट बोट को। उन्होंने उस टूरिस्ट बोट को हाईजैक कर लिया और श्रीलंका की तरफ भागने लगे। तब तक इंडियन नेवी भी अपनी फोर्स के साथ तैयार थी, क्योंकि इसकी पूरी उम्मीद थी कि युद्ध पानी में भी हो सकता है। अब उस बोट का सामना हुआ INS गोदावरी, INS बेतवा और इंडियन नेवी ब्रिगेड से। काफी देर तक चले खून खराबे के बाद अंत में मिलिटेंट्स मारे गए और कुछ को पकड़ भी लिया गया। इंडियन पैरा कमांडोज ने इस पूरे ऑपरेशन को सिर्फ 18 घंटों में अंजाम दिया और पूरे वर्ल्ड में भारत की वाहवाही हुई। और आज तक ये ऑपरेशन पूरे दुनिया में सबसे फास्ट और सफल ऑपरेशंस में से एक है। और फिर बाद में मालदीव के प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम के कहने पर ही भारत की सेना 1 साल तक वहां टिकी रही, क्योंकि मालदीव को डर था कि कहीं फिर से उनके ऊपर अटैक ना हो जाए। तो ये थी कहानी एहसान फरामोश मालदीव और ऑपरेशन कैक्टस की। लेकिन हम आपको बता दें कि नवंबर 2023 से पहले की हालत इससे बिल्कुल उलट थे। वहां आज तक जो भी नई गवर्नमेंट आई उसने हमेशा से ही भारत की दोस्ती को स्वीकारा और उसके एहसान भी माने। मालदीव की 50% GDP वहां के टूरिज्म और फिशरीज पर ही बेस्ड है और वहां के टूरिस्ट में से 70% टूरिस्ट इंडियंस ही होते हैं। ये बात मालदीव अच्छे से जानता है, लेकिन नवंबर 2023 में अपॉइंटेड राष्ट्रपति मोहम्मद मईद शायद इस बात से अनजान है, या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है जो चीन द्वारा मालदीव को एजेंडा बनाकर चलाया जा रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन उनकी नीतियां शुरू से ही भारत विरोधी रहीं और इसी को टारगेट बनाकर उन्होंने इलेक्शन भी जीता। उनके द्वारा कही गई बातें अखबारों की हेडलाइंस बनी और उन्होंने कहा कि मालदीव से हम फॉरेन मिलिटेंट्स को भगा देंगे। अरे मोइजू साहब, ये वही मिलिटेंट्स हैं जिनके बलबूते पर आज आप जिंदा हैं और आपके देश का लोकतंत्र भी जिंदा है। खैर जाने दीजिए, आप एहसान फरामोश जो ठहरे वो शायद ये भूल चुके हैं कि वो एशिया के सबसे छोटे देश हैं और जब भी उन्हें जरूरत हुई है तो भारत ही उनके काम आया है। फिर चाहे वो ऑपरेशन पानी हो, जिसमें वहां भारत की सरकार द्वारा साल 2014 में फ्री में पानी पहुंचाया गया,
और ऐसा करने वाला भारत दुनिया में पहला देश बना। हमने उन्हें कोविड में भी फ्री वैक्सीन दिए थे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने, बिल्कुल फ्री। अब देखने वाली बात यह है कि यह मूवमेंट कितना हवा पकड़ता है या बस यूं ही सोशल मीडिया ट्रेंड की तरह कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या आप भी इंडियंस मालदीव्स जाएंगे या उनके लिए नेशन फर्स्ट होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मिलते हैं जल्दी ही किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।